सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। आ गया हूँ मैं आप लोगों के दिलों को छूने के लिए। आपका गोपाल वर्मा। कैसे हैं मेरे भाई आप सभी लोग? नमस्कार, प्रणाम, स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों का। हालचाल बढ़िया मेरे भाई? मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ मिलकर पढ़ना शुरू करेंगे एक बहुत ही प्यारा टॉपिक। और इस प्यारे टॉपिक का देखो जरा, प्यारा सा नाम क्या है। इसे हम वर्ब एडवांस कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, वर्ब में एडवांस क्या है, ये सवाल तो दिल में आपके आना ही चाहिए। वर्ब में एडवांस क्या है सर? है जी। एडवांस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सोचो 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 सोचो। एडवांस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जब आप आगे बढ़ते हैं, है ना। यानी कि इस बात को ऐसे भी समझा जा, चलो चलो पढ़ाई पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। देखो मेरे भाई, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के एक बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। यानी कि सेंटेंस के अंदर क्या होता है मेरे भाई? सब्जेक्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है ना। ये आपके सामने एक सेंटेंस हुआ जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है। ये अपने आप में वर्ब का ही एक रूप है। ठीक है ना मेरे भाई। और ये हमारे सामने इसका क्या हो गया भाई? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो यानी कि हमारे सेंटेंस के अंदर ये जो लिखी हुई वर्ब का रूप है, ये तो कंपलसरी, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलने वाला। बोलो हाँ। ठीक है भाई। अब सवाल क्या है कि अगर इसी वर्ब से आगे बढ़कर हम इससे रिलेटेड कोई और कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, इसी वर्ब को लेकर अगर हम आगे बढ़कर किसी और कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, तो उसी चीज को हम समझने का काम करते हैं वर्ब एडवांस के नाम से। किस नाम से मेरे भाई? वर्ब एडवांस के नाम से। आप इस बात को समझने के लिए मेरे साथ मिलकर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। एक पहले ना एक एक्टिविटी करते हैं मेरे नन्हे बच्चों। ठीक है ना। एक पहले एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है मेरे भाई। एक बार मेरे बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखो। ठीक है ना। अब इसी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ना कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करने हैं। ठीक है ना। इसी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं। ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, ये वाला जो सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, ये तो आप जान ही गए हैं कि ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है ना। इसी लिखे हुए सेंटेंस को एक बार पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख दीजिएगा। इसी लिखे हुए सेंटेंस को एक बार मेरे बच्चे फ्यूचर इंडेफिनिट में भी लिख दीजिएगा, है ना। इसी लिखे हुए सेंटेंस को एक बार पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी लिख दीजिएगा। इसी लिखे हुए सेंटेंस को एक बार प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में भी लिख दीजिएगा। चलो चलो करो, थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करके देखो। अब मज़ा आएगा आप लोगों को, हर एक चीज़ को बहुत खूबसूरती से समझने में मज़ा आएगा। हाय नी तेरे हैप्पी बर्थडे नी। जल्दी जल्दी कोशिश करो मेरे भाई। आप कहेंगे सर देखो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा क्या चीज़? किरण। 22 को हटाकर हमें यहाँ लिख देना होगा बॉट। आगे हमने लिखा आ सारी, उसके बाद क्या लिख दिया? टू वियर। ठीक है ना। ऑन हर बर्थडे। ये अपनी जगह बिल्कुल सही है मेरे भाई, हाँ कि नहीं। सवाल आगे फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा है, हम इसको लिखने का काम क्या करेंगे? किरण विल बाई आ सारी। आगे क्या लिखा मेरे भाई? टू वियर ऑन हर बर्थडे। पास्ट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो हम लिखेंगे किरण वॉज बाइंग अ साड़ी टू वियर ऑन हर बर्थडे। ठीक है मेरे भाई। हर एक सेंटेंस बहुत आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से हम लिखें तो क्या लिखेंगे? किरण हैज बॉट अ साड़ी टू वियर ऑन हर बर्थडे। अब मेरे बच्चों इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को आप बड़े प्यार से ध्यान से देखने का काम करना। ये जितने भी सेंटेंसेस हमारे सामने लिखे हुए हैं,
इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में एक बात तो अपने आप में कंफर्म है, किरण हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हाँ कि नहीं? अगर इस बाइज को देखें, इस बॉट को देखें, इस विल बाई को देखें, इस वॉज बाइंग को देखें, हैज बॉट को अगर हम देखें, तो ये सभी की सभी हमारे सामने क्या है मेरे भाई? हमारे सामने टेंस के बारे में बताने वाली वर्ब है। बोलो हाँ। ठीक है मेरे भाई, ये सभी की सभी अपने आप में टेंस को बताने वाली वर्ब है। मैं आपकी थोड़ी सी अगर मदद कर दूं और यहाँ से इस विल को अगर मैं हटा दूं, चलो इसको थोड़ा सुंदर तरीके से मार्क करते हैं। अगर मैं आपके सामने इस विल को छोड़कर सिर्फ इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी बात करूं, क्योंकि ये तो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है मेरे भाई, है ना मेरे भाई? तो अगर सिर्फ इन्हीं की अगर मैं बात करता हूँ मेरे बच्चों, तो ये अपने आप में सभी की सभी क्या हैं? आप कहेंगे सर सभी की सभी अपने आप में मेन वर्ब हैं। क्या है मेरे भाई? सभी की सभी अपने आप में मेन वर्ब हैं। अब अगर इन मेन वर्ब को थोड़ा ध्यान से हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें मेरे भाई, अगर इन सभी की सभी मेन वर्ब को हम ध्यान से ऑब्जर्व करने की बात, तो ये मेन वर्ब है ना, ये बदलती है। ये बदलती है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग ये बदलती है? इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार बदलने की कोशिश करती है? टेंस के अकॉर्डिंग, या फिर अगर मैं कहूं नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सर यहाँ पर अगर किरण की जगह मैं यहाँ पर दे लिख दूं, या किरण की जगह किरण एंड अगर सीमा लिख दूं, तो आप कहोगे सर ये तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल की वजह से बाइज नहीं बाई आ जाएगा, है ना? तो मेरे बच्चों ये जो मेन वर्ब हमारे पास है ना, ये बदल जाती है। इसका प्रयोग होता है दो चीज़ों के अकॉर्डिंग, एक टेंस और एक नंबर ऑफ सब्जेक्ट। बोलो हाँ, करेक्ट है मेरे भाई? ठीक है। अब मेरे भाइयों, अगर आपको ये वाली बात ध्यान से समझ में आ गई है, तो इसी बात को हम एक और नाम से जानेंगे। ये जो मेन वर्ब है ना, इसका रोल बड़ा लिमिटेड होता है। इसका रोल जो है वो लिमिटेड होता है टेंस या नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार। इसीलिए आज से आप इसी मेन वर्ब को एक नाम से जानेंगे, और इसे आप कहेंगे फाइनाइट वर्ब। किस नाम से जानेंगे मेरे भाई? इसी को आप जानेंगे आज से एक नाम से, और इसे हम कहते हैं क्या चीज़ बेटा? फाइनाइट वर्ब। क्या कहेंगे मेरे भाई? फाइनाइट वर्ब। करेक्ट है? मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना मेरे बच्चे? इस नंबर का मतलब हमें समझ में आता है जो किसी सिंगुलर या प्लूरल की बात करे। ठीक है बेटा? सिंगुलर का मतलब एक वचन, और प्लूरल का मतलब बहुवचन। जो संख्या में एक है वो सिंगुलर है, एक वचन है, और जिस संख्या में एक से ज़्यादा है वो क्या हो गया बेटा? बहुवचन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चों दूसरी तरफ आते हैं हम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा है टू वीयर, यहाँ लिखा है टू वीयर, यहाँ लिखा है टू वीयर, यहाँ लिखा है टू वीयर। अगर आप इन सभी टू वीयर को ध्यान से देखने का काम करोगे तो आप कहोगे सर इनकी सेहत पे तो टेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यानी कि इसी तरह की वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं? इसी तरह की वर्ब को हम जानते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब जो फाइनाइट नहीं होती, इसका मतलब जो लिमिटेड नहीं होती, यानी कि जिनका रूल लिमिटेड नहीं होता है। ठीक है ना? तो नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होगी? डज नॉट चेंज। ये नहीं बदल रही है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू। किसके अकॉर्डिंग नहीं बदल रही है? ना तो ये टेंस के अकॉर्डिंग, और ना ही ये किसके अकॉर्डिंग बदल रही है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट। क्या आप मेरी बात अच्छे से अब समझ गए हैं? जरा प्यार से बोल दीजिए यस सर। ठीक है भाई? तो इन दो चीजों की वजह से आपको इन वर्ब के किसी भी रूप में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छे से बोलो मेरे बच्चों। ठीक है? हाँ कि नहीं? तो हमारे सामने आज हम देखो मेरे बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट होने का मतलब क्या होता है? फाइनाइट होने का मतलब हमें समझ में आता है ये अपने आप में सीमित हैं। क्या कहा मैंने? ये अपने आप में सीमित हैं। इनका रोल, इनका फंक्शन दो वजह से सीमित हो जाता है। एक कौन सा? टेंस हो गया, और एक कौन सा हो गया? नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है? हाँ कि नहीं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जबकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब अपने आप में वर्ब का एक ऐसा रूप है जिसकी सेहत पर ना तो टेंस और ना ही नंबर का कोई फर्क पड़ता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल आसानी से समझ आ रही है मेरे बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो मेरे भाई, अब ये वाली बात अगर बड़े ही प्यार से, अच्छे से, खूबसूरत तरीके से समझ आ रही है, तो मेरे बच्चों आज हम आप सभी के साथ मिलकर नॉन फाइनाइट वर्ब्स के
परिवार पर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें गहराई से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, राज वॉन्ट्स टू बाई अ कार। एक बार मेरे बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर देखें, थोड़ा एनालिटिक लेवल पर इसको हम समझेंगे। ठीक है, आप जब इस लिखे हुए सेंटेंस को बड़े ही प्यार से देखोगे तो आपको समझ आएगा, राज हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वांट्स हमारे सेंटेंस का क्या है मेरे बच्चे, मेन वर्ब। तो मैं इसको अब से फाइनाइट वर्ब कहूंगा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार यूज हुई है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार जो यूज हुई है ये हमारे सामने क्लियर है। आगे अगर मैं देखने का काम करूंगा तो ये हमारे सामने क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे सर जी ये अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है जी, हाँ कि नहीं, और ये हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है। अब हमारे नन्हे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर ये जो आकार है ये किस चीज का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब तो यहाँ पर दो है, वर्ब तो यहाँ पर दो है, हाँ कि नहीं। तो दिमाग में तो ये कंफ्यूजन आएगी कि सर दो वर्ब हैं तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, आप समझ रहे हैं। तो बाबू इस बात को ध्यान से समझने की हम कोशिश दूसरे तरीके से करते हैं। मेरे बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर मैं इस वांट्स को हटा दूं तो क्या बचे हुए सेंटेंस का कोई मीनिंग बनता है, बताओ। राज टू बाई अ कार, क्या इस बचे हुए सेंटेंस का कोई मीनिंग बचता है, समझ आता है, बताइए। तो आप कहेंगे नहीं सर इससे तो कोई सेंस नहीं समझ आ रही है। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ मेरे बच्चों। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं इसको यहाँ से, मेरे भाइयों अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो क्या सेंटेंस का मीनिंग बचता है, बताओ। आप कहोगे हाँ सर अब तो इसका मीनिंग बचता है, इसके मीनिंग में तो अब मुझे समझ में आ रही है, कुछ ना कुछ तो बात है। तो मेरे बच्चों अगर ये वाली बात हमें थोड़ी खूबसूरती से समझ में आती है तो इसके लिए ना पहले हम एक प्यारी सी स्टडी लाइन बना लेते हैं। ठीक है ना, बड़ी ही प्यारी सी स्टडी लाइन बना लेते हैं। ठीक है, बात को दिल से समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात तो जो हमारे सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। आगे से हम इस फाइनाइट वर्ब को एफ वी के नाम से लिखेंगे। पहली बात समझ में आ गई, हाँ कि नहीं। अब इसी से हम एक चीज, जब हमने इसको यहां से हटाया तो सेंटेंस का मीनिंग ही खत्म हो गया। इसका मतलब हमें समझ में आ रही है कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब होती है ना वो अपने आप में क्या होती है मेरे भाई, आप कहेंगे सर जी कंपलसरी होती है, इसके बगैर तो सेंटेंस का मीनिंग ही डैमेज हो जाता है। मैंने क्या बोला बेटा, इसके बिना सेंटेंस का मीनिंग डैमेज हो जाता है, सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। समझ गए भाई, सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रहता है। ये कलर कंफर्म हो गया भाई, हाँ कि नहीं। अब मैंने जैसे इस नॉन फाइनाइट वर्ब को यहां से हटाया, राज वांट्स अ कार, तो आप कहोगे सर हाँ इसका तो अपने आप में मीनिंग चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना वो अपने आप में क्या होती है, ऑप्शनल होती है। क्या होती है मेरे भाई, ऑप्शनल होती है, हाँ कि नहीं। ऑप्शनल का मतलब होता है कि इसका अपने आप में होना या ना होना एक विकल्प की तरह से यूज होता है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शनल कैसे होती है भाई, या तो ये हमारे सामने क्या करती है बेटा, या तो ये हमारे सामने क्या करती है, पहली हिसाब से फाइनाइट वर्ब का पर्पस बताती है, फाइनाइट वर्ब का पर्पस बताती है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये फाइनाइट वर्ब का हमें पर्पस बताती है। सर राज क्या चाहता है, खरीदना चाहता है। अब क्या चीज खरीदना चाहता है, बताओ बताओ बताओ। तो आप कहेंगे सर ये हमें बताने का काम करता है क्या चीज, सर राज क्या चाहता है, आप कहेंगे राज खरीदना चाहता है ना। तो ये उसका क्या हो गया, अपने आप में एक पर्पस बता देती है। ठीक है मेरे भाई, और कभी कभी ये तो पहला पॉइंट हमने आपके सामने यहाँ पर लिखा। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट हमें क्या समझ में आया, दूसरा पॉइंट हमें समझ में आता है कभी कभी लिखे हुए फाइनाइट वर्ब का, मेरे भाई कभी कभी लिखे हुए फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट भी यही बनती है, ऑब्जेक्ट भी यही बनती है। अब ऑब्जेक्ट बनने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात समझना, जब पर्पस को समझने की कोशिश करते हैं तो पर्पस को बताने के लिए ही हम इसको रीजन की कैटेगरी में रखते हैं और सवाल पूछते हैं वाई के साथ। ठीक है, हाँ कि नहीं। और ऑब्जेक्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो ऑब्जेक्ट की तरफ से आंसर देने के लिए हम सवाल पूछने का काम करते हैं क्या से,
किससे सवाल पूछने का काम करते हैं बेटा? क्या से। अंग्रेजी में इसी के सवाल को हम पूछते हैं किससे? व्हाट से। ठीक है, बात को थोड़ा सा धीरे धीरे समझने का काम करना। ठीक है, बात को धीरे धीरे समझने का काम करना। ठीक है ना, जैसे अगर मान लो आप एक सेंटेंस कहते हैं, अगर मान लो आप एक सेंटेंस कहते हैं आई वॉन्ट टू स्लीप। अब देखो बड़े प्यार से समझने का काम करना। ठीक है ना, यहाँ आई सब्जेक्ट है, वांट एक फाइनाइट वर्ब है, मैं क्या चाहता हूँ सर, आप कहेंगे व्हाट का आंसर दे रहा है, तो सर यहाँ पर व्हाट का आंसर दे रहा है, तो इस फाइनाइट वर्ब का अपने आप में ये ऑब्जेक्ट बन गया है। हाँ कि नहीं? मेरी बात समझ रहे? बोलो हाँ। ठीक है जी, हाँ कि नहीं? अबे बड़े आराम आराम से समझना। यहां पर ऊपर वाले लिखे हुए सेंटेंस में क्या हुआ, इस फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर, ये पूरा का पूरा फ्रेज बन रहा है। हाँ कि नहीं? मेरी बात समझ रहे? चलो अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। ठीक है ना, दो सेंटेंसेस, ये दोनों की दोनों बातें समझ ली हैं, तो अब दो सेंटेंसेस आपके लिए मैं लिख रहा हूं, बड़े आराम से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा शी केम टू हेल्प अस। ठीक है ना, एक सेंटेंस मैंने लिखा। ठीक है ना, फिर मैंने कहा आई लाइक रनिंग। ठीक है जी, चलो इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। पढ़ लिया मेरे भाई? दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ लिया मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई, मेरे बच्चों अब देखो अब इन दोनों सेंटेंसेस को आपने ध्यान से पढ़ लिया, तो शी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, केम हमारे सामने एक फाइनाइट वर्ब है, वो क्यों आई, वाई का आंसर दे रहा है, हेल्प करने आई। समझ रहे हैं? पर्पस क्या हो गया आने का, उसका पर्पस क्या हो गया, हेल्प करने के लिए आया। अब आप इसी बात को ना ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे बच्चों। कैसे समझ सकते हैं इसी बात को? देखो बड़े आराम से समझने का, इस केम का सब्जेक्ट कौन है, शी है। हेल्प करने का सब्जेक्ट कौन है, शी। सर इस हेल्प का ऑब्जेक्ट कौन है, आप कहेंगे सर अस है। पहली बात समझ में आई अच्छे से? हाँ कि नहीं? ठीक है, दूसरे लिखे हुए सवाल की हम बात कर रहे हैं तो क्या लिखा है हमारे सामने मेरे बच्चे? दूसरे लिखे हुए सवाल की हम बात कर रहे हैं तो क्या लिखा है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे क्या पसंद है, आप कहेंगे रनिंग, तो ये सर व्हाट का आंसर हमें दे रहा है। हाँ कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? अब इसको ऊपर की तरह डायग्राम से भी हम समझना चाहें तो लाइक का सब्जेक्ट कौन है, आप कहेंगे सर आई है। इस फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, आप कहेंगे रनिंग है। कोई दिक्कत मेरे भाइयों? यहाँ तक की बात में कोई भी दिक्कत, परेशानी, घबराहट, चिंता, जी घबराना, जी मिचलाना, भाई अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? हाँ कि नहीं? आज हम जो बारीकी चीज समझ रहे हैं ना, आज हम समझ रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में एग्जैक्टली काम किस चीज का करती है। हाँ कि नहीं? ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो अब मैं सिस्टम आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, ये सिस्टम बहुत काम का है मेरे भाई आपके लिए। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बड़े आराम से समझने की कोशिश करना। ठीक है, सवाल नंबर 5 यहां पर लिख रहा हूं। करण wants रिया to donate some money। लो भाई, एक बार इस सेंटेंस को उसी सीक्वेंस में लिखना तो कुछ होगा नहीं आपको, इसमें सिर्फ समझना है। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। देखो मैं आपको समझाता हूं। करण हमारे, अच्छा करण सो गया, ओ माय गॉड। अरे वाह, करण हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है। वांट्स फाइनाइट वर्ब है इस करण के लिए। ठीक है ना जी? अब इस फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, रिया है। ये रिया अपने आप में एक नाउन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब रिया के सामने अगर एक नॉन फाइनाइट वर्ब आती है तो रिया डूअर बन जाती है किसका, इस लिखी हुई नॉन फाइनाइट वर्ब का। ठीक है भाई, हाँ कि नहीं? अब ये टू डोनेट का अपने आप में है, तो ये अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे सामने, सम मनी, जो कि एक नाउन फ्रेज है।
क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो हाँ। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? क्या ये वाली बात आप अच्छे से समझ पाए मेरे भाई? हाँ कि नहीं? बताते चलो मेरे भाई। हमारे सामने ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना मेरे बच्चे, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स बनाने में ही आप लोगों को इनकी सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, हाँ कि नहीं? बात समझ रहे हैं? ठीक है ना? तो इन छोटी छोटी बातों का कंक्लूजन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक दो तीन बातों में। क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं? ये जो भी मैंने लंबी चौड़ी बात आपके सामने की है, क्या कि अगर सब्जेक्ट है हमारे सामने, फाइनाइट वर्ब है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमें व्हाट का आंसर दे सकती है? ठीक है जी, नॉन फाइनाइट वर्ब हमें किसका आंसर दे सकती है? व्हाट का आंसर दे सकती है। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ कि नहीं? ठीक इसी तरीके से सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब हमें देखने को मिले तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो हमें वाई का आंसर दे। समझ रहे हैं? किसका आंसर कहा मैंने मेरे भाई? वाई का भी आंसर दे सकती है। ठीक है जी। तीसरी बात हमें समझ में आती है कि कभी कभी इसी के बाद हमें एक डूअर लिखा हुआ मिल जाता है। क्या कहा मैंने? कभी कभी इसी के बाद हमें क्या देखने को मिल जाता है? एक डूअर देखने को मिल जाता है, यानी कि जो इसका अपना ऑब्जेक्ट बनता है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब का यही डी का मतलब डूअर बन जाता है। ये जो डी मैंने लिखा है, तो ये डी का मतलब इस आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब का अपने आप में डूअर बन जाता है। ठीक है, बात समझे? ये छोटी छोटी तीन बातें इन लिखे हुए दो तीन सेंटेंसेस से हमें अच्छे से समझ आ गई हैं। बाबू यहाँ तक की बात समझ आ गई तो बन मुझे यस सर बताओ। बातें नहीं करेंगे बेटा, हम फिजूल बातें नहीं करेंगे बिल्कुल। ठीक है ना? ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अच्छे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, बहुत बेहतरीन लेवल के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक है ना? इसलिए सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना है। ठीक है ना? सारी बातें तो हम सारी क्लासेस में करते ही रहेंगे, ये चीज़ बहुत प्यार से हमें समझनी ज़रूरी है। तो मेरे बच्चों, आपके दिल में ये आएगा कि सर हमें जब नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही पढ़ना है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का ही एक चार्ट अगर बन जाए, हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है ना? तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान हो जाएगा, मैं जानता हूँ आपके दिल की बात। ठीक है ना? नॉन फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग एक बात तो समझ में आती है, ये कौन होती है? डज नॉट चेंज। ये बदलती नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? एक तो टेंस के अकॉर्डिंग, और दूसरा नंबर, नंबर का मतलब समझिएगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब मैं आप लोगों को इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है मेरे भाई, उसको समझने का तरीका क्या होगा मेरे भाई? नॉन फाइनाइट वर्ब को हम बेसिकली तीन हिस्सों में बांटकर आपके साथ मिलकर समझेंगे। ठीक है, तीन तरीके से हम इनको समझने का काम करेंगे। ठीक है ना जी? तो तीन तरीके कौन कौन से हैं मेरे भाई? बिल्कुल आराम से समझना, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना? तीनों तरीके को समझाऊंगा। नोट्स इतने सुंदर बनाने हैं हम लोगों को कि कोई अगर देख भी लेना हमारे नोट्स की तरफ, तो उसे महसूस हो कि यार जिसने ये नोट्स लिखे हैं वो आदमी कितना खूबसूरत होगा। है, मैं अपनी अपनी तारीफ कर रहा हूँ भाई। तो भाई इसमें सबसे पहले हमारे सामने कौन आता है मेरे भाई? सबसे पहले आता है हमारे सामने इन्फिनेटिव। क्या आता है सबसे पहले हमारे सामने? इन्फिनेटिव। अब मेरे भाई इन्फिनेटिव को लिखने का जो तरीका है, इसका जो ढांचा है, वो क्या होता है बेटा? टू के साथ V1 को जोड़ देना। क्या जोड़ देना बेटा? टू के साथ V1 को जोड़ देना। ठीक है, लेकिन हम इसी इन्फिनेटिव का एक एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। तो वो एक्सेप्शन अपने आप में क्या है? उस एक्सेप्शन को हम कहते हैं अपने आप में बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं मेरे भाई? बेयर इन्फिनेटिव। ये इसी का एक्सेप्शन है। बेयर का मतलब होता है बेटा विदाउट। क्या होता है? विदाउट। अब इस इन्फिनिटी में विदाउट क्या करें सर? V1 को तो हटा ही नहीं सकते, है ना? तो इस मामले में हम टू को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई? सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, बेयर का मतलब होता है विदाउट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके आसानी के लिए। बेयर का मतलब होता है विदाउट, के बिना। किसके बिना? टू के बिना हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? बोलो हाँ।
ठीक है मेरे भाई, बोलो बोलो बोलो। ठीक है जी, बढ़िया। आओ मेरे भाई, अब यही हमारी बात आती है इन्फिनेटिव्स के बारे में। फिर नंबर 2 पर इसी परिवार का कौन सदस्य आता है भाई? इसे हम कहते हैं जेरंड। इसे हम क्या कहते हैं भाई? जेरंड कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको हम जेरंड बोलने की कोशिश करेंगे ठीक से। इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे जेरंड, ठीक है ना। अब ये जेरंड का मतलब क्या होता है भाई? जेरंड का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी भी वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या चीज को जोड़ते हैं? आईएनजी को जोड़ते हैं। ये कहलाता है हमारे सामने जेरंड। क्या कहलाता है मेरे बच्चे? जेरंड कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब जेरंड से आगे हम बढ़ते हैं मेरे भाई, तो एक अगला रूप हमारे सामने आता है कौन सा, जिसे हम लोग कहते हैं नंबर 3 पर पार्टिसिपल्स। क्या नाम लिखते हैं बेटा? पार्टिसिपल्स। क्या नाम लिखते हैं बेटा इसका? तीसरा कौन सा हो गया भाई? इस तीसरे को हम कहते हैं पार्टिसिपल्स। क्या कहते हैं बेटा? पार्टिसिपल्स। हाँ कि नहीं? अब पार्टिसिपल्स के भी अपने छोटे छोटे 3 प्यारे प्यारे सदस्य हो गए। एक जिसका नाम है, हम क्या नाम देते हैं बेटा इसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम देते हैं बेटा इसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल किस रूप में देखने को मिलता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ता हुआ नजर आता है। बोलो हाँ। ठीक है। अब आपके लिए एक समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? समस्या ये हो गई कि भाई साहब एक तो हम इसको जानते हैं, ठीक है ना जी। एक तो अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए ना स्माइली लगा देता हूँ, ठीक है ना। एक तो हम इसको जानते हैं, एक ये रहा V1 के साथ आईएनजी, और एक हम लोग जानते हैं टेंसेस के दौरान हम लोगों ने पढ़ा है जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं ना, ठीक है ना, उनके अंदर मेन वर्ब में ही हम V1 के साथ आईएनजी जोड़ते हैं। तो ये हमारे लिए एक समस्या हो गई। समझ रहे हैं? ये तीनों जो मुस्कुराते चेहरे ना, ये आपको कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ V1 के साथ आईएनजी जो है ना, कहाँ पर लिखा हुआ V1 के साथ आईएनजी, कहाँ पर जेरंड होगा, कहाँ अपने आप में मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग है, और कहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये तो जेन्युइनली एक उलझन हो गई हमारे लिए। इस उलझन पर हम काम करेंगे, एक एक करके इस चीज को समझेंगे। फिर भाई इसी का एक दूसरा रूप आता है जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जिसे हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। अब मेरे बच्चे पास्ट पार्टिसिपल किस रूप में होता है बेटा? ये होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर फिर से एक उलझन आ गई हमारे सामने। क्या आ गई हमारे सामने उलझन मेरे भाई? यहाँ पर हमारे सामने फिर से एक उलझन आ गई कि यार इस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के अलावा हमारे सामने थर्ड फॉर्म 2 जगह और भी हम यूज करना जानते हैं। कैसे मेरे भाई? देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग जितने भी हमारे परफेक्ट टेंसेस हैं, जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस हैं, सभी के अंदर मेन वर्ब हम यूज करते हैं। ये तो उलझन हो गई। और मेरे भाई इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग जब पैसिव बनाते हैं, तो मेरे भाई पैसिव वॉइस के दौरान भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हम यूज करते हैं। तो हमारे सामने आईएनजी की भी 3 कंफ्यूजन है और थर्ड फॉर्म की भी 3 कंफ्यूजन है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे, इन कंफ्यूजन्स को डिकोड करते चलेंगे। ठीक है भाई। फिर आता है हमारे सामने 2 के बाद एक तीसरा खतरनाक। ये खतरनाक है भाई। इसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका नाम क्या है मेरे भाई? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में ना मैं सोच रहा हूं आपको अभी नहीं बताऊं। अभी नहीं बताऊं। ये अपने आप में छुपा रुस्तम है, तो इसको ना हम लोग आपको कब बताएंगे? बताओ बताओ। इसको ना हम आपको तब बताएंगे जब इसकी हमें ज्यादा खूबसूरती से लॉजिकल समझ आएगी, है ना। तो इसकी शक्ल नहीं दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। शक्ल 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 कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, मोहब्बत के पत्तों में इसको छिपा देता हूँ। ठीक है। पहले मेरे बच्चे इसको ध्यान से समझो और मुझे बताओ, क्या यहाँ तक की बात आपको क्लियर है?
तो आओ मेरे बच्चों, अब हम इसको धीरे धीरे एक एक करके, तो इन्फिनेटिव से पहले हम अपना सफर शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अपना सफर हम किससे शुरू कर रहे हैं मेरे भाई? हम अपना सफर शुरू कर रहे हैं आप सभी के साथ मिलकर इन्फिनेटिव परिवार से। इन्फिनेटिव, अभी मैंने आप लोगों को इन्फिनेटिव का ढांचा बताया, स्ट्रक्चर बताया। इन्फिनेटिव को कैसे लिखा जाता है मेरे छोटे भाइयों, बताओ तो सही। आप कहेंगे सर इन्फिनेटिव को लिखने का तरीका आपने हमें समझाया सर, इन्फिनेटिव को लिखने का तरीका आपने हमें समझाया, टू के साथ V1 हम जोड़कर चलते हैं, बोलो हाँ। अब देखो दिल में एक सवाल ये तो आएगा ही कि टू के साथ V1 जुड़ा हुआ है और पूरी की पूरी जो ग्रामर है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के डायमेंशन से तो बाहर नहीं जाएगी। जितने भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो सारे के सारे शब्द हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं, है ना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी से तो बाहर निकलेगा नहीं, तो ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या काम करता है? तो मेरे भाई इसको हम पहली कैटेगरी में रखते हैं, ये नाउन है। ठीक है ना जी। अब क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन है इसलिए इसको वर्बल नाउन के नाम से भी जाना जाता है, मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? वर्ब से बना हुआ नाउन, यानी कि वर्बल नाउन। ठीक है जी, हाँ कि नहीं? ठीक इसी तरीके से इसी को कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस में एडवर्ब की तरह भी हम यूज करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में वर्ब से बना हुआ है इसलिए इसे वर्बल एडवर्ब के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है ना। अगर आप सीरियस एनडीए जैसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो या स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां आपको इन पर फंसाया जाता है। ठीक है, हाँ कि नहीं? तो बिल्कुल इजी होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी होगा, हाँ कि नहीं? अब मेरे बच्चों इस बात के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी समझ लो, अगर नाउन की तरह ये काम करता है तो हम जानते हैं इसको पहचानने के लिए व्हाट से जवाब मिलेगा, और व्हाट से जवाब देने के लिए ये हमें एक्सप्लेनेशन देगा। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन समझाएगा किसी भी चीज का। ठीक है, और मेरे भाई हम जानते हैं अगर एडवर्ब की तरह ये जवाब देगा तो ये वाई से जवाब देगा, और वाई से जवाब देने का मतलब क्या हो गया? या तो किसी चीज का रीजन, या फिर अगर मैं कहूं तो किसी भी चीज का पर्पस बताने का काम करेगा। इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी तो दिक्कत नहीं है, हाँ कि नहीं? अब इस बात को समझने की हम धीरे धीरे आपके साथ मिलकर कोशिश करेंगे, इजाजत है भाई? ठीक है, हाँ कि नहीं? धीरे धीरे इसी बात को हम आपके साथ मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, एक छोटा सा माइक्रो टेस्ट मैं यहाँ रख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना, माइक्रो टेस्ट लिखूंगा नहीं। ठीक है, आप एक बार जरा पहचान के देखें कहाँ ये नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, ओके। सभी सेंटेंसेस को एक बार ध्यान से पहले पढ़कर देखें मेरे बच्चों। पढ़ लिया मेरे भाइयों? शाबाश।
आओ मेरे बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूँ, धीरे धीरे एक एक चीज को समझना। देखो मेरे बच्चे, शी सब्जेक्ट है, वुड मॉडल एक्सिलरीज है, यहाँ पर ये हमारे सामने फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। उसे क्या पसंद है, व्हाट का आंसर हमें दे रहा है कि नहीं। अब ये हमें व्हाट का आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो लिखा इन्फिनिटिव है वो अपने आप में नाउन है, ठीक है जी, हाँ कि नहीं। वो अलग बात है कि ये जो सिट है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी वजह से ये एडवर्ब हेयर यहाँ पर लिखी है। आगे लिखा सेंटेंस है, श्रेया सब्जेक्ट है, रैन अपने आप में ही एक इंट्रांजिटिव फाइनाइट वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है ये अपने आप में, ठीक है ना। अब सर वह क्यों दौड़ी, तो आप कहेंगे सर ये वाई का आंसर दे रहा है, वाई का आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है ये एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। विन एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो व्हाट का आंसर देने वाला ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हाँ कि नहीं। अगला सवाल है, किरण सब्जेक्ट हमारे सामने हुआ, वोक अप, ये अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है जो कि कायदे से इंट्रांजिटिव वर्ब है। सर वो क्यों उठी है, टू टेक योगा, एक्सरसाइज है, योगा है, जुम्बा है, या फिर अगर कहें पिलाटे क्लासेस हैं, इन सभी को टेक किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ये हमें वाई का आंसर दे रहा है, यानी कि ये अपना में एडवर्ब हो गया। अब टेक, खाली टेक को देखेंगे तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, नाउन, ठीक है भाई। अगला सवाल हमारे सामने, हीना सब्जेक्ट है, एडवाइज्ड अपने आप में फाइनाइट वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे सामने कौन हो गया, सोहन। अब सोहन का डूअर बन जाना क्यों, क्योंकि इसके बाद आ रही है नॉन फाइनाइट वर्ब, तो सोहन क्या करने वाला है, लाने वाला है, टू ब्रिंग, ठीक है ना। सोहन क्या करेगा मेरे भाई, बताओ। तो सोहन के पास क्या का व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये नाउन हो गया। अब क्या लेकर आ रहा है, शूज, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया हमारे सामने, करेक्ट है मेरे भाई। सवाल नंबर 5, व्हाट इज ह्यूमन, यहां पर व्हाट का आंसर हमें दे रहा है, तो ये इन्फिनिटिव नाउन हो गया। यू मस्ट पे, सर यू सब्जेक्ट है, ये हमारी मॉडल एक्सिलरी है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसी की वजह से ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी, हाँ कि नहीं। अब देखो ये जो अटेंशन है ना, अटेंशन का पर्पस बता रहा है ना, अटेंशन क्यों देनी है, समझ रहे हैं, अटेंशन देने का क्या कारण है, तो आप कहेंगे सर ये हमारे सामने वाई का आंसर दे रहा है, तो ये अपने आप में एडवर्ब हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। भाई मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल आसान हो गया। सर मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ये इससे ताल्लुक नहीं रखता मेरे भाई, वो अटेंशन क्यों दे, अटेंशन का आंसर दे रहा है, मतलब अटेंशन देने का, पे का आंसर दे रहा है, ठीक है जी। अरे मेरे छोटे भाई, इतनी छोटी सी बात पूछी आपने मुझसे, देख ई डबल आर, ये अपना में वर्ब है जिसका मतलब होता है गलती करना, ठीक है। ई आर आर ओ आर, ये नाउन है जिसका मतलब होता है मिस्टेक, गलती, ठीक है, समझ गए मेरे भाई, हाँ कि नहीं, बिल्कुल आसानी से समझ आ गया ये बात, ठीक है। अब मेरे बच्चों चलो अब गहराई से आगे लेकर चल लेते हैं, अब बात को दिल से लगाते हुए चलते हैं। देखो जब इन्फिनिटिव हमारे सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होता है, जब ये इन्फिनिटिव हमारे सामने नाउन की तरह यूज होता है, अब आओ धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स पर लेकर चलते हैं, ठीक है ना। अभी तक तो हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे थे, आप लोगों की बेहतरीन लेवल पर आपको लेकर जा रहे थे। अब मेरे छोटे भाइयों आपको ये समझना है कि जो इन्फिनिटिव होता है ना, नाउन की तरह जब काम करता है, नाउन की तरह है जब काम करता है, तो नाउन आप सब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं, है ना। सब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पर जब सर ये तो अपने आप में क्या होगा, सब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा मेरे भाइयों, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं। और कभी कभी यही हमारे सामने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करेगा। चलो उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। अभी तो अपन बेसिक्स पर ही तैयारी कर रहे हैं आप लोगों की, अभी तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के धीरे धीरे बेसिक्स तैयार मैं कर रहा हूँ, बेसिक्स पर पकड़ बन गई, कॉन्सेप्ट फिर आगे अपने आप ही उठाते चले जाएंगे, मेरी बात समझ में आ रही है।
ठीक है ना। टू लर्न इज टू रीड ट्वाइस। ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है। शाबाश। ही stopped Minu, he stopped Minu to answer his questions। सवालों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है ना। तीन सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, तीनों सेंटेंसेस को एक बार पहले ध्यान से पढ़ेंगे। चार कर देते हैं सेंटेंस यार। तो ये चार के हिसाब से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करेगा। अब मैं आपको समझाऊंगा ना बेटे कैसे काम करते हैं। चारों सेंटेंसेस को एक बार पहले बड़ी ध्यान से पढ़कर देखो फटाफट से। पढ़कर देखो बेटा फटाफट से। आइए बच्चों, अब मेरे बच्चों एक एक चीज को समझना। देखो, मैं अगर पूछूं यहां पर ये जो टू लर्न लिखा है, इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हैं। और क्योंकि ये अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है, तो ये लिंकिंग वर्ब का अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है भाई। सवाल नंबर 2 पर ही वांटेड टू स्लीप, सर ही सब्जेक्ट है, वांटेड एक फाइनाइट वर्ब है, सर वो क्या चाहता है। इस लिखी हुई फाइनाइट वर्ब को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का अपने आप में ऑब्जेक्ट बन रहा है। बोलो हाँ। आगे हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज, देखो ध्यान से, बड़े प्यार से समझना। माई विश सब्जेक्ट है, इज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब का ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक ना। और ये हेल्प का अपना ऑब्जेक्ट है भाई। देखो, इसके लिए ना आप लोगों के बेसिक्स स्ट्रोंग होने चाहिए। इसके लिए आप लोगों की वर्ब की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी वर्ब की नॉलेज अच्छी होगी, बेसिक्स पर अच्छी पकड़ आपने बना ली होगी, तो फिर ये क्वेश्चंस बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं। ये सब्जेक्ट है, हेड अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। अब इसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। खत्म होगी बात, हाँ कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं, बोलो हाँ, ठीक है। तो ये बहुत ही आराम से समझे जाने वाली बात है। देखो, बेसिक्स आपके स्ट्रोंग होने चाहिए बेटा, बेसिक स्ट्रोंग नहीं है तो सारा कचरा हो जाएगा, ठीक है भाई, हाँ कि नहीं। चलो मेरे भाई, तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग अगर ध्यान से रिवीजन भी करेंगे ना अपनी बेसिक्स की भी, और वर्ब बेसिक वाली सारी चीज़, तो आराम से समझ आ जाती हैं। अब आओ मेरे भाई, एक बहुत प्यारी सी चीज़ बताता हूँ, और ये प्यारी सी चीज़ है फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स के अपने फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव्स, ठीक है। इन्फिनिटिव्स किसी भी सेंटेंस के अंदर कितनी तरह से काम करता है, क्या क्या वो काम करता है, ये मैं आपको अब समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, हाँ कि नहीं।
मेरी बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहला इसी में एक प्यारा सा ढांचा, एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सेंटेंस में सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो चाहे नहीं लिखा हुआ हो। मैंने क्या कहा? इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहे लिखा हुआ हो चाहे नहीं लिखा हुआ हो, हम इसके ठीक बाद इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। क्या बताने के लिए? सर एक ऐसा काम बताने के लिए, एक ऐसा काम बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, एक ऐसा काम बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं जो होना बाकी है, जो होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। इसका मतलब वो काम अभी नहीं, भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा। नेचुरल सी बात है। अरे जो हुआ नहीं है, होना अभी बाकी है, तो नेचुरल सी बात है वो काम भविष्य में होगा। समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? देखो इसको उदाहरण से समझो। जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं, हीना डिसाइडेड टू सेल हर ज्वेलरी। हीना ने क्या डिसाइड किया बेटा? बताओ जरा, हीना ने क्या डिसाइड किया? आप कहोगे सर हीना ने अपनी ज्वेलरी डिसाइड की है बेचनी। इस चलो 2-3 और सेंटेंसेस लिखता हूँ, फिर इकट्ठा एक साथ ही इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है ना? पुराना ही सवाल लिखता हूँ। शी वॉन्ट्स टू बाई अ ड्रेस। वो एक ड्रेस खरीदना चाहती है, ठीक है? सेंटेंसेस को थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, ठीक है ना? रवि मैनेज टू repay the loan। सवालों को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। शाबाश। मैनेज की जगह दूसरी वर्ब लिख देता हूं भाई, नहीं पढ़ने में आ रहा है। ले मेरे भाई, अग्रीड तो पढ़ लोगे। अग्रीड का मतलब सहमत होना, ठीक है? टू टीच इज टू रीड ट्वाइस। थोड़ी देर पहले ये वाक्य लिखा था, एक मेरा भाई पूछ रहा था जिसका मतलब क्या होता है। अब मतलब भी समझ आ जाएगा, ठीक है? हाँ कि नहीं? शेखर सजेस्टेड मीनू टू अपडेट हर सीवी। सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटे। चलो लो मेरे भाई, अब इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो। अभी इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो। बताओ बताओ बताओ। तो देखो अब इन सभी सेंटेंसेस को पहले समझना। हीना सब्जेक्ट है, डिसाइड उसने किया, डिसाइड पहले किया, बेचेगी वो बाद में। किसको? अपनी ज्वेलरी को, ठीक है ना? तो फाइनाइट वर्ब के बाद ये लिखा इन्फिनिटिव जो है ना, ये जो लिखा इन्फिनिटिव है, ये एक्शन तो डिसाइड करने के बाद हुआ नहीं है, होगा। समझ रहे? यहां लिखा है शी वॉन्ट्स, चाहा उसने पहले है, खरीदेगी वो बाद में। तो ये जो इन्फिनिटिव है ना, ये तो बाद में होने वाले एक्शन के बारे में तरफ हमें लेके जाता है। रवि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रवि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जिसने इस बात के लिए सहमति दिखाई। किस बात के लिए? कि ये काम वो करेगा। क्या चीज? रिपे करेगा। अभी उसने पे बैक किया नहीं है, रिपे करने का काम तो वो बाद में करेगा। सर पढ़ाने से पहले, पढ़ाया नहीं है अभी, पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने से पहले और उससे भी पहले उसे 2 बार पढ़ना होगा। यानी कि ये भी हमारे सामने कौन सा काम है? पहले होगा, ये उससे भी पहले होगा। पढ़ाया किसी ने भी नहीं है, पढ़ाया किसी ने भी नहीं है,
पढ़ाने से पहले आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि पढ़ाने से पहले मुझे 2 बार पढ़ना होगा, एक बार खुद समझने के लिए और एक बार समझाने के लिए। अच्छा, इस बात के हिसाब से अगर मैं ये कहूँ ना तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, दिस इज नॉट हाइपरबोले। आपको ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना मेरे बच्चे, ये वो पढ़ाई नहीं है जो किताबों में सामान्य मिल जाएगी। ये वो पढ़ाई है, ये वो चीज़ है जिसको मैंने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बार खुद किताबों में पढ़ा है, जिसको मैंने हर जगह पर ये ढूंढने की कोशिश की कि आपके लिए एक ही बार में ये जो कंटेंट है वो बेहद खूबसूरत तरीके से आपको कैसे समझ आ जाए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? तो मेरी भाई समझ में आ रही है? अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर फिर ऐसी कौन कौन सी फाइनाइट वर्ब्स हैं, ऐसी कौन कौन सी फाइनाइट वर्ब्स हैं कि सर जिन फाइनाइट वर्ब्स के बाद, ऐसी कौन सी फाइनाइट वर्ब्स हैं जिनके बाद हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसी वर्ब की मैं सीधी सीधी आपको लिस्ट बनवा देता हूं, एक बार आप बोलकर दिखा दीजिएगा, बोलकर दिखा दीजिएगा। डिसाइड, अग्री, मैनेज, थोड़ा सा बोलने की कोशिश कीजिएगा। वांट, सजेस्ट, फील, नीड, डेयर, चूज, ओके, ट्रस्ट, फाइन। वॉर्न, ट्रेन, एक बार आप लिख दीजिएगा साथ साथ। सेलेक्ट, अपॉइंट, आप भी एक बार इनको देख लीजिएगा फटाफट से। रिक्वेस्ट, एक्सपेक्ट, ऑर्डर, रिमाइंड, रिमेंबर, फॉरगेट, लिख दीजिएगा, साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? अलाउ, गेट, मैं साइड में हो जाता हूँ, इधर से देख के लिख दो मेरे भाई, ठीक है ना? फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है किसी को मना कर देना। लिखो, मैं आपको भी देख लेता हूँ, ठीक है ना? शाबाश, लिखो लिखो लिखो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, लिखो लिखो लिखो, शाबाश, बहुत बढ़िया। ओब्लाइज, किसी की बात को मानना। रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब होता है किसी चीज की आवश्यकता दिखाना, आवश्यकता होना। इंस्पायर, इन सभी वर्ब के बाद जब हम इन्फिनिटिव लिखते हैं ना, तो इन सभी की सभी वर्ब्स के बाद लिखा हुआ इन्फिनिटिव जो है वो हमें यही समझाने की कोशिश करो, ठीक है? तो इन सभी की सभी लिखी हुई वर्ब्स के बाद हमेशा हम इन्फिनिटिव ही लेकर आते हैं। आप इनको ऐसे भी डायरेक्टली अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है भाई? ओके मेरे भाई, इनको आप ऐसे भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा? आपको ये दिखाई दे रही है ना इन लिखे हुए सभी सेंटेंसेस में, ये वाली फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव लगा दो, इसके बाद ये फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव लगा दो, ये फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव, ठीक है ना जी? ये तो खैर अपने आप में ही सजेशन दे रहे हैं मीनिंग का, ये फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव लगा दो, ठीक है ना? अभी देखते ही समझ में आ गया, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, इनके बाद इन्फिनिटिव ला दो। सर लेकर आएगा कोई भी इंसान, बाद में सजेशन पहले दिया गया है, ओके? हाँ कि नहीं? अब आते हैं एक दूसरे स्ट्रक्चर पर, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई कराऊंगा, गुस्सा नहीं होना मेरे भाई आज, ठीक है ना? थोड़ी सी देर के लिए ज़्यादा पढ़ाई कराऊंगा बेटे। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर फाइनाइट वर्ब देखने को मिले, ऑब्जेक्ट इसके बाद हो या ना हो नहीं फर्क पड़ता, ठीक है? इसके ठीक बाद अगर हमें देखने को मिलता है क्या चीज़, एक क्वेश्चन वर्ड, यानी कि सवाल पूछने वाला शब्द। अब सवाल पूछने वाला शब्द क्या हो सकता है? वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये सवाल पूछने वाले शब्द होते हैं।
ठीक है ना जी, सवाल पूछने वाले शब्द होते हैं, ठीक है ना। और अगर इनके ठीक बाद हमें क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हमें सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलता, क्या लिखा नहीं मिलता, अगर हमें इनके ठीक बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलता, तो मेरे बच्चों आने वाली वर्ब हमेशा ही इन्फिनिटिव हम लगा के चलते हैं, भले ही इसके बाद आगे का सेंटेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा लिखा जाए या ना लिखा जाए। इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। शी गाइडेड अस वेयर गो इन दैट विलेज, ठीक है। राखी नोज आंसर्स बनाकर दिखाएं फटाफट से। चलो भाई, देखो बच्चों, अगर कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो मुझे रोक देना, ठीक है ना। मेरा मन है आज आप लोगों को ज़्यादा पढ़ाने का, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि सर ज़्यादा कंटेंट हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो वी विल वेट फॉर दैट मोमेंट। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेरे बच्चों, शी हमारा सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है ना। फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे सामने कौन है, ये यहाँ आ गया हमारे सामने क्वेश्चन वर्ड। सब्जेक्ट नाम की चीज नहीं है, चुपचाप इन्फिनिटिव लगा दो। उसने हमें गाइड किया कहाँ जाना है उस गांव में, ठीक है जी। राखी सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। अब इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा हमारे सामने क्वेश्चन वर्ड, आगे सब्जेक्ट नहीं है तो चुपचाप इन्फिनिटिव से इस बात को लिख देंगे। हाउ टू स्टार्ट दिस मशीन, राखी जानती है कैसे स्टार्ट करना है इस मशीन को। सवाल अगला, नैना सब्जेक्ट है, नूज फाइनाइट वर्ब है। सर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद ये लिखा मिला हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ फाइनाइट वर्ब हमें लगानी पड़ेगी जो टेंस के अकॉर्डिंग आएगी। तो नैना जानते उसके भाई ने इस बिजनेस को कैसे शुरू किया, तो आप यहाँ पर टेंस के अनुसार पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि किसी भी बिजनेस को किसी पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पे शुरू किया गया, तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर जब ये शुरू किया गया तो उसी के हिसाब से हमें इसे पास्ट इंडेफिनिट में बताना पड़ा। लेट मी फाइंड, सर कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा हमारे सामने क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट नहीं है, तो व्हाट टू डू नाउ, आगे आ गया, खत्म। किरण आस्क्ड हिम, सर किरण सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब, ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है, ये लिखा क्वेश्चन वर्ड है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की वजह से फाइनाइट वर्ब का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो किरण ने पूछा तुम प्रीवियस नाइट कहाँ थे, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, हैड बीन, ठीक है ना जी। करेक्ट है मेरे भाई, हाँ कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं। यानी कि इसी बात के एक्सेप्शन पे अगर मैं यहीं पर आपके सामने लिख दूं, इसी बात के एक्सेप्शन पे यहीं अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब
ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लिखे हुए क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर सब्जेक्ट है तो हम इसके बाद फाइनाइट वर्ब का यूज करेंगे। फाइनाइट वर्ब का मतलब ही समझ आना चाहिए, जो सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट या नंबर के अकॉर्डिंग लिखा होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरे भाइयों? हाँ कि नहीं? चलो भाई, बच्चे कह रहे हैं सर ज़्यादा हो गया, हेक्टिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना अच्छे से समझ आए मेरे लिए वो ज़रूरी है पढ़ाना। आज पहले इतना ही पढ़ो, ठीक है? पहले इतना ही पढ़ो, ठीक है ना जी? बिल्कुल ताज़ा ताज़ा होके मिलना मुझे अगली क्लास में, ताकि मज़े से और आगे कॉन्सेप्ट्स को गहराई पे उतारें। और ऐसा मत सोचना पहली बार आपको ये थोड़ा सा डरावना सब मतलब टॉपिक लगेगा। अच्छे से अच्छा धुरंधर बच्चा भी इसमें ज़ीरो होता है, तो आप तो इसको गहराई से सीख रहे हो मेरे भाई, ठीक है ना? सीखने वाला बच्चा धुरंधर को भी हरा देता है भाई, ठीक है मेरे भाई? ओके, ठीक है मेरे भाई? चलो मेरे भाई, ठीक। तो आज के लिए अपन इतना ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है? और बताओ, सब ठीक चल रहा है लाइफ में? कोई परेशानी तो नहीं? बेटा दोनों बुक आप ले लीजिए, वो कैब विट्स भी ले लीजिए, इंग्लिश एक्यूमेन भी ले लीजिए, आपको हमेशा मदद मिलेगी। वो कैब विट्स के साथ तो बेटा आपको ना ये मिनी बुक भी मिलती है, वो कैब विट्स के साथ आपको ये मिनी बुक भी मिलती है, ये तो बहुत पेपर में काम आएगी। अभी इसकी वैल्यू नहीं पता, पेपर के पहले बहुत वैल्यू समझ में आएगी, और ये बुक आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है दोस्त? ठीक है भाई? साक्षी कह रही है सर आप हमसे बात नहीं करते हैं। बेटा बात करने के लिए मेरे ख्याल से अब काफ़ी समय हमारे बीच बीत गया है पढ़ते पढ़ाते, तो मुझे लगता है अब बातों में ना पढ़ के कंटेंट पर फोकस्ड रहें तो ज़्यादा मज़ेदार होगा, है ना? और ये टॉपिक भी इतने प्यारे हैं, सीरियस हैं, इन पर पूरी जान डालनी पड़ती है, आप जानते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए बातचीत मेरी छोटी सी गुड़िया मैंने कम कर दी है। रिवीजन करके आइएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, है? बाय एवरीवन, टेक केयर।